में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट की परीक्षा का फॉर्म अप्लाई किया हुआ तथा उनकी परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही है और वैसे में हम अपने स्तर से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएस की जो नोट्स हैं परीक्षा से पहले जितना जल्दी हो सके आपको पूरा करवा दिया जाए। डिटेल्स के साथ शॉर्ट में भी है जिससे कि आप संक्षेप में इसको समझ सकते हैं और अपनी जो विषय है सिलेबस है उसको आप पूरा कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स आया कि सर एक बार सिलेबस को पुनः समझा दिया जाए। इसी प्रयास में मैं आपके साथ इस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप अपने सिलेबस को देखते हुए यदि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके सीटीटी की परीक्षा के लिए, या यूँ कहें कि ईवीएस के पेपर में जहाँ कहीं भी आप शिक्षक बनने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें यह काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें जिससे कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध है और आप देख करके अपना जो विषय है उसको पूरा कर सकते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध अर्थात सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या होता है? तो मानव ने अपने उद्भव के साथ ही एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस समय से ही व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज के बिना वह नहीं रह सकता। इसलिए कहा गया है मानव ने अपने उद्भव के साथ ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। उसका सामाजिक बोध समय के साथ साथ विकसित होता रहा है, अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बुद्धि बढ़ती गई और अपने आप को वह सामाजिक स्तर से और समृद्ध बनाता चला गया और एक दूसरे से सहयोग लेता चला गया। प्रकृति के रहस्य को समझना और उन्हें अपने सामाजिक जीवन में उपयोगी बनाना मानव का विशेष कौशल रहा है। क्या है कि प्रकृति को समझना, प्रकृति के रहस्य को समझना और उन्हें अपने सामाजिक जीवन में उपयोगी बनाना मानव का विशेष कौशल रहा है। इससे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का अप्रतिम विकास किया है। किससे? तो वह सामाजिक रह करके, सामाजिक प्राणी बन करके उसने क्या किया है, अपने विकास को एक आयाम दिया है, अपने विकास को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इस ज्ञान को आपसे देखिए, यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि प्रकृति में रहते हुए वह कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। तो प्रकृति के रहस्य को समझना और उन्हें अपने सामाजिक जीवन में उपयोगी बनाना मानव के विकास, मानव का विशेष कौशल रहा है। इससे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अप्रतिम विकास किया है। इस ज्ञान को दो प्रकार से कहा जा सकता है, एक है सामाजिक विज्ञान और दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। इनमें से प्रमुख शाखा का विवरण निम्नलिखित है। अर्थशास्त्र तथा मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थशास्त्र अथवा मानव के आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा है राजनीतिक शास्त्र तथा नागरिक शास्त्र। तीसरा है इतिहास। उसके बाद है मानव शास्त्र तथा जीवन शास्त्र। भूगोल अथवा भूगोल शास्त्र, मानव का मनोविज्ञान, शिक्षा तथा शिक्षा शास्त्र, मानवीय समाज तथा समाज शास्त्र इत्यादि। इस तरीके से समाज में रहने वाले जो हमारे सामाजिक विषय है उसको इस तरीके से मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार बांटा गया है। आपको ध्यान रखना है कि कैसे किस शास्त्रों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में हम मानव तथा उसकी क्रियाएँ अर्थात मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का स्रोत अनंत होता है। प्रश्न आपसे बनता है कि मानव तथा उसकी क्रियाएं अर्थात मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इस प्रकार मानवीय विज्ञान का स्रोत अनंत होता है। निश्चित रूप से मानवीय समाज के विज्ञान का जो स्रोत है वह अनंत है। आगे क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। सामाजिक विज्ञान की क्या प्रकृति है? तो इस विषय में विद्वानों का मत है कि सामाजिक विज्ञान इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र का समूह है, किंतु यह विचार भ्रमात्मक है। हमारा मानना है क्या कि विषयों में विद्वानों का मत है कि सामाजिक विज्ञान इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र का समूह है, किंतु यह विचार जो है कि भ्रमात्मक होता है, इसको हम नहीं मानते हैं। सत्य यह है कि सामाजिक विज्ञान विभिन्न शास्त्रों से अपनी विषय सामग्री ग्रहण करता है। क्या कहा गया है? सामाजिक विज्ञान विभिन्न शास्त्रों से अपनी विषय सामग्री ग्रहण करता है। सत्य यह है कि सामाजिक विज्ञान विभिन्न शास्त्रों में अपनी विषय सामग्री ग्रहण करता है, किंतु यह उसका यौगिक रूप नहीं है। यह शास्त्र पृथक है तथा सामाजिक अध्ययन के विषय सामग्री के स्रोत भी हैं। फिर से सुनिएगा, सामाजिक विज्ञान विभिन्न स्रोतों से अपनी विषय सामग्री ग्रहण करता है। सामाजिक विज्ञान विभिन्न शास्त्रों से अपने विषय को ग्रहण करता है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक विज्ञान अपने ज्ञान को कहाँ से प्राप्त करता है? तो विभिन्न शास्त्रों से ग्रहण करता है, किंतु इसका यौगिक रूप नहीं है।
यानी कि सबों का ये कॉम्बिनेशन नहीं है। यह शास्त्र पृथक है तथा सामाजिक अध्ययन के विषय सामग्री के स्रोत भी हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के आधार पर सामाजिक विज्ञान के विषय में कुछ आधारभूत तत्व सामने आए हैं। इसका विवरण इस प्रकार से, जैसे यह सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का संबंध स्थापित करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान जो है वह सामाजिक और भौतिक वातावरण के बीच के संबंध को स्थापित करता है। इसमें मानवीय संबंधों का निर्माण स्थापित किया जाता है। इसमें मानवीय संबंधों का निर्माण स्थापित किया जाता है। उसके बाद यह नए ज्ञान तथा मान्यताओं को स्वीकार करता है। यह क्या करता है? नए ज्ञान तथा मान्यताओं को स्वीकार करता है। उसके बाद यह मानव जीवन को सर्वप्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। मानव जीवन को सर्वप्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। उसके बाद इसको अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र इत्यादि का संघ कहना उचित होगा, क्योंकि इसका अपूर्व संयोजन होता है। अर्थात सामाजिक शास्त्र में अर्थशास्त्र भी है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र सभी का कॉम्बिनेशन है, इसे संघ कहा जा सकता है। उसके बाद इसके द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को स्पष्ट किया जाता है। इसके द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को भी स्पष्ट किया जाता है। पर्यावरणीय से मतलब हो गया कि पर्यावरण से संबंधित जो इशू हैं उसके बारे में बात हो रही है। इसका प्रधान उद्देश्य मानवीय संबंधों अथवा लगावों का स्पष्टीकरण है। इसका प्रधान उद्देश्य मानवीय संबंधों अथवा लगावों का स्पष्टीकरण करना है। और आगे बढ़ते हैं। इसकी विषय वस्तु तथा उद्देश्य पूर्णतः सामाजिक होते हैं। इसकी विषय वस्तु तथा उद्देश्य पूर्णतः सामाजिक होती है। उसके बाद है कि यह विषय न होकर एक अध्ययन क्षेत्र है। यह विषय न होकर एक अध्ययन क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। यह क्या है? यह विषय न होकर के अध्ययन क्षेत्र है जहाँ की हम अब मानव अपनी सुरक्षा, अपनी विकास तथा प्रकृति के पर्यावरण के संवर्धन के बारे में सोचता है। उसके बाद आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है कि सामाजिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान की दृष्टि तथा नवीन अवधारणाओं को अपने रंग में स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान आधुनिक शिक्षा की दृष्टि तथा नवीन अवधारणाओं को अपने रंग में स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान आधुनिक शिक्षा की दृष्टि तथा नवीन अवधारणाओं को अपने रंग में स्वीकार करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अब दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, वह क्रियाकलाप या गतिविधियाँ, या फिर इसे व्यवहारिक कार्य भी कहते हैं। तो पर्यावरण विषय को केवल पुस्तकों में पढ़ करके नहीं सीखा जा सकता है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है। आप जानते हैं कि पर्यावरणीय विषय को पुस्तकों में पढ़ करके नहीं सीखा जा सकता है। विषय के पूर्ण ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि छात्र स्वयं प्रयोग करे एवं क्रियाकलापों में भाग लें। अर्थात क्या हुआ? इस विषय के पूर्ण ज्ञान के लिए आवश्यक है कि छात्र स्वयं प्रयोग करें तथा क्रियाकलापों में भाग लें। क्रियाकलाप करने में ध्यान रखने योग्य बात है। क्रियाकलाप करने में ध्यान रखने योग्य बात है क्या है? विभिन्न क्रियाकलाप में विभिन्न वस्तुएं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। विभिन्न क्रियाकलाप की विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या पर आधारित होती है। साथ ही साथ क्रियाकलाप बच्चों के बौद्धिक स्तर तथा ध्यान में रख करके कराने चाहिए। क्रियाकलाप बच्चों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर कराने चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की जरूरत एवं अनुकूल बनाने के लिए इन गतिविधियों में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए अनुकूल बनाने के लिए गतिविधियों के लिए पर्याप्त लचीलापन भी होना चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है कि क्रियाकलाप बाल केंद्रित तथा सार्थक होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित तथा सार्थक होना चाहिए। यह बच्चों की जिज्ञासा तथा खोज को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। यह बच्चों की जिज्ञासा तथा खोज को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए जो महंगी सामग्री, उपकरण आदि के बिना ही किए जा सके। क्रियाकलाप ऐसी होनी चाहिए जो महंगी सामग्रियों, उपकरण आदि के बिना ही किया जा सके। उसके बाद है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए सभी क्रियाकलाप एवं गतिविधि के प्रवर्धन का संचालन में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए सभी क्रियाकलाप एवं गतिविधियों के प्रवर्धन तथा संचालन में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए।
उसके बाद है क्रियाकलाप के दौरान सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें जो अच्छा कर रहे हों, और उन्हें भी प्रोत्साहित करें उन सभी को भी जो अच्छा नहीं कर पा रहे हों। अर्थात जो अच्छे कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने से और अच्छा होगा, जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी अगर प्रोत्साहित किया जाए तो आगे आने वाले भविष्य में और अच्छा करेंगे। क्रियाकलाप में तरह तरह के रोचक तरीके जैसे कि खेल, कहानी, कविता, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सेमिनार, प्रतियोगिता, कला, वाद विवाद, निबंध, क्षेत्रीय परीक्षण आदि के प्रयोग को भी लाया जाना चाहिए। अर्थात वैसी गतिविधि कराई जाए जिसमें बच्चों को मन लगे तथा बच्चों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसी के लिए कहा गया है कि खेल, कहानी, कविता, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सेमिनार, प्रतियोगिता, कला, वाद विवाद, निबंध, क्षेत्रीय आदि में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से है कि पर्यावरण में प्रयोग किए जाने वाले कुछ क्रियाकलाप के उदाहरण, ऐसे कौन कौन से गतिविधि कराया जाए जिससे कि बच्चों को पर्यावरण के क्रियाकलाप में आसानी हो। तो पहला है कि प्राकृतिक संरक्षण कार्य। प्रकृति ने जो संसाधन हमें प्रदान किए हैं, प्रकृति ने जो हमें संसाधन प्रदान किए हैं, जल, ऊर्जा, खनिज, जीव जंतु आदि का अनियंत्रित रूप से संसाधनों का उपयोग भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसकी जागरूकता के लिए क्रियाकलाप कराना जरूरी होता है। फिर से सुनिएगा, प्राकृतिक संरक्षण कार्य में क्या होता है। प्रकृति ने जो हमें संसाधन प्रदान किए हैं जैसे जल, ऊर्जा, खनिज, जीव जंतु आदि का अनियंत्रित रूप से संसाधनों का उपयोग भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसकी जागरूकता के लिए क्रियाकलाप कराना आवश्यक है। उसके बाद है सेमिनार। सेमिनार में किसी विषय पर बच्चों को अपने अपने विचारों को व्यक्त करने को कहा जा सकता है। उन्हें विषय पर पत्र प्रस्तुत करने को बोलना चाहिए। अर्थात जिस विषय का सेमिनार हो, जिस टॉपिक पर, जिस टाइटल पर सेमिनार हो, बच्चों को आगे बढ़ कर के तैयारी करके आने का मौका मिलना चाहिए तथा उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सेमिनार में किसी विषय पर बच्चों को अपने अपने विचार को व्यक्त करने को कहा जा सकता है। उन्हें विषय पर पत्र प्रस्तुत करने को बोला जा सकता है। तीसरा है स्कूल बागवानी। स्कूल बागवानी में क्या होता है, इस क्रियाकलाप में बच्चों से विभिन्न प्रकार के फूलों, फल, सब्जियों तथा अन्य पेड़ पौधों को लगवाया जा सकता है। इस क्रिया से बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधे, जलवायु, मिट्टी, मौसम, पौधों की संरचना, उनके क्रियाकलाप, सांस लेना, बढ़ना इत्यादि की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है पर्यावरणीय प्रतियोगिता। पर्यावरणीय प्रतियोगिता में प्रतियोगिताओं के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ, समस्याओं और उनकी निवारणों से विस्तृत ज्ञान, मनोरंजन ज्ञान, आत्मज्ञान का रूप में दिया जा सकता है। मनोरंजक पर्यावरण प्रतियोगिता से अभिप्राय है प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ, समस्या, निवारणाओं तथा विस्तार को ज्ञान के द्वारा मनोरंजक रूप से दिया जा सकता है। उसके बाद है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी क्या होती है, तो प्रदर्शनियों में पर्यावरण संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कि जल समस्या, जैसे कि बढ़ती हुई गर्मी की समस्या, जैसे कि बढ़ती हुई ठंड की समस्या, अभी पेयजल की कमी लगभग पूरे देश में बनी हुई है। खास करके जहाँ पर बारिश की संभावना कम हो रही है वहाँ पर भूमिगत जल की संभावना कम होती जा रही है, पेयजल की संकट पैदा हो गए हैं। तो ये सभी क्या है कि आप चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। पेड़ पौधों, धरती से पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, धरती से जंगली जीव जंतु ख़त्म हो रहे हैं, तो वह कैसे हमारे प्रकृति को प्रभावित करेंगे, इन सबों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि प्रदर्शनियों में पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्या एवं उनके समाधान से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्रों, नमूनों, मॉडलों को बनवाया जा सकता है तथा बच्चों को जागरूक बनाया जा सकता है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, बेकार वस्तुओं का प्रयोग करना। इस क्रियाकलाप में बच्चों के अंदर में रचनात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देता है। बच्चे समूह में काम करना सीखते हैं। अर्थात घर में बहुत सारे ऐसे वेस्टेज पदार्थ होते हैं जिसका कि रिसाइकिल नहीं हो सकता है, और वह घर में यदि कचरे के सामान जमा हुआ है तो उसको आप पुनः यूजफुल बनाने के लिए उसको क्या करना है, रिसाइकिल करके या फिर सजावट की वस्तु के रूप में प्रयोग करके उसको प्रयोग किया जा सकता है। और इसलिए कहा गया है कि बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके इसे रचनात्मक रूप में लाया जा सकता है। क्रियाकलाप से लाभ क्या होंगे, तो क्रियाकलाप से लाभ होंगे कि क्रियाकलापों से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया उत्प्रेरित होती है। बच्चों में सृजनात्मक छानबीन करने में दिलचस्पी, विचारों को रखना आदि गुणों का विकास होता है। बच्चों में सृजनात्मक छानबीन करने में दिलचस्पी, विचारों को रखना आदि गुणों का विकास होता है।
इसी तरह बच्चों में बहुमुखी सोच का भी विकास होता है। बच्चों में बहुमुखी सोच का भी विकास होता है। और क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रियाकलाप कक्षा में दबाव तथा प्रतिस्पर्धा रहित वातावरण का निर्माण करता है। बच्चों को यदि पढ़ाई लिखाई याद नहीं हो रहा है, होमवर्क नहीं बना है या बात समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चों के अंदर दबाव होता है। तो इसलिए कहा गया कि क्रियाकलाप कक्षा में दबाव तथा प्रतिस्पर्धा रहित वातावरण का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बच्चों में आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच के कौशलों का विकास होता है। बच्चों में आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच के कौशलों का विकास होता है। तो आपने देखा कि आज के हमारे इस टॉपिक में जो आपके CTET के EVS के जो पेडागोजी के विषय हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो CTET की परीक्षा होने वाली है या शिक्षक बहाली संबंधित कोई भी परीक्षा जिसमें EVS के पेपर हैं, आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगा। आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से रखें और बेहतर प्रयास करें। हमारी शुभकामना है कि आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान हो। इसी उम्मीद के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आपके लिए कुछ नए टॉपिक को लेकर के आ सकें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात नए टॉपिक पर होगी, नए विषय को लेकर के होगी, नए वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।